If I tell everyone to stop mangoes and stop all sugar, this podcast is going to be very unpopular. देखिए, अगर आपको जूस लेना है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ जूस इज, अगर लिवर डिसफंक्शन है, लिवर फैटी है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज दूर नहीं है। लिवर फेल होने का मतलब क्या ये है कि बस इंसान गए? Once symptoms and signs come, it means कि 70-75% लिवर तो डैमेज है। अगर लिवर फेलियर हो गया है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र क्यूरेटिव सोल्यूशन है। कितना जिएंगे ये तो भगवान जानते हैं, उनकी डायरी में किसी ने झांक के देखा नहीं आज तक। हम लोग जरिया बनते हैं लोगों को ठीक करने का। प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिवर के लिए खराब नहीं है। आमतौर पर लोग सेहत की बात करते हैं तो सबसे पहले दिल को लेकर अवेयर होते हैं। लिवर की बात करते हैं तो ये सोचते हैं शराब पीता होगा तभी लिवर खराब हुआ होगा, फैटी लिवर है यानी कि बहुत पी रहा होगा। ये सारे जो अवधारणाएं हैं आम लोगों की, कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं? क्या लिवर ट्रांसप्लांट इतना मुश्किल है कि उसे कराने से बेहतर है खराब लिवर के साथ जीते रहना? इन सभी सवालों के जवाब आज हमें देंगे डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन, जो कि भारत में लिवर ट्रांसप्लांट की शुरुआत करने वाले सर्जन हैं। सोचिए कितने साल पहले उसकी शुरुआत होगी। पहला लिवर ट्रांसप्लांट भारत में किस साल में आपने किया था? पूजा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। भारत में जो लिवर ट्रांसप्लांट की जर्नी है वो 1998 में शुरू हुई थी। उस वक्त मैं अपोलो हॉस्पिटल में था और भारत का पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट मैंने और मेरी टीम ने किया था 5 और 6 नवंबर की रात को 1998। मैंने यूके में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना ट्रांसप्लांट का स्पेशलाइजेशन किया और वहाँ मैं करीब 6 वर्ष तक था। और उसके बाद में जब इंडिया आया तो एक ही एम्बिशन था, वो ये था कि इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए। और कैम्ब्रिज जाने से पहले मैं एम्स में था और उन दोनों में हम एम्स में लिवर ट्रांसप्लांट की बातें करते थे कि इंडिया में आना चाहिए। और फिर एनीवे, तो जब मैं 1998 में वापस आया तो अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन करने का मेरा केवल एक ही मकसद था, वो था कि लिवर ट्रांसप्लांट एस्टैब्लिश करना। और ऐसा हुआ कि हमने बहुत सारे पेशेंट्स क्रॉनिक लिवर डिजीज के अपोलो हॉस्पिटल में उस वक्त मेरे ज्वाइन करने के पहले 2-3 महीने में देखे। लेकिन एक मरीज था 43 वर्षीय, उसको अल्कोहल से लिवर डैमेज हुई थी, लेकिन वो पिछले 6-8 महीने से अल्कोहल से मुक्त था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हमने फैमिली को ऑफर किया, उन्होंने एग्री किया। और एक ब्रेन डेड पर्सन था अपोलो हॉस्पिटल में ही, उनके आईसीयू में। और उनकी ब्रेन डेथ हो गई और उनकी फैमिली ने ऑर्गन डोनेशन के लिए एग्री कर लिया। लिवर हमने अपने लिवर फेलियर वाले मरीज के लिए यूज़ किया और किडनी फेलियर वाले मरीजों के लिए यूज़ हुई और बाकी ऑर्गन्स यूज़ हुए। तो उस वक्त हमारे जो मेरे और मेरी टीम के मन में और दिमाग में चल रहा था वो ये था कि हमने इस इंसान को लिवर ट्रांसप्लांट करके बचाना है। भारत में कभी नहीं हुआ है, ये सोच ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी उस वक्त, बिकॉज रिसेंटली मैं कैम्ब्रिज में बहुत सारे ट्रांसप्लांट करके आया था। तो मुझे तो वहाँ करने की काफ़ी आदत सी थी। थोड़ी धक धक बीच में आती थी, पर लेकिन उस वक्त जो जुनून सवार था ना, that took like a bigger place in my mind and heart. And also the fact that हम लोग, I and my colleague, we were 2 surgeons. Both of us were quite experienced abroad. मैंने यूके में किया था और दूसरे मेरे जो colleague थे उन्होंने यूएस में किया था। तो we were quite experienced in that respect. और so we were not faced by the procedure itself. But the logistics were pretty formidable. Because hospital system was not used to this, right? तो anyway, वो बहुत अच्छा हो गया और उसके बाद वो डिस्चार्ज हुए और 9 साल तक बिल्कुल ठीक रहे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसके बाद शराब फिर से शुरू कर दी ट्रांसप्लांट के बाद भी। जी, और उसके 4 साल बाद यानी कि 13 साल ट्रांसप्लांट के बाद उनकी फिर से डेथ हो गई। बिकॉज कोई अगर दोबारा शराब ले ट्रांसप्लांट के बाद तो फिर उनका रीट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। 13 साल बाद उनकी डेथ हुई। आयरॉनिकली 2011 में आपको पद्मश्री मिला। 2010 में जी। सो और उसके बाद मैं सेकंड केस भी आपको इंटरेस्टिंग है वो बताना चाहूंगा। तो उसके 10 दिन बाद 15 नवंबर 1998 को हमने भारत का पहला बच्चा ट्रांसप्लांट किया। बच्चे में लिवर ट्रांसप्लांट? उसका नाम है संजय कंडास्वामी। और उसकी उम्र उस वक्त
18-19 महीने की थी, इतना सा बच्चा था। और उसको बिलियरी अट्रीजिया हुआ था जी। तो उसकी वजह से उसका लिवर फेल था और उसके फादर ने अपने लिवर का, ये देखिए लिवर इस आकार का होता है, करीब करीब इसी साइज का होता है, यहाँ होता है राइट अपर एब्डोमेन में। तो उसके फादर ने अपना लेफ्ट लैटरल पार्ट उसके लिए डोनेट किया। तो ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट था। तो ये भारत का पहला लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट था और पहला बच्चे का भी ट्रांसप्लांट था। कि 2 तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, एक होता है कैडेवर ट्रांसप्लांट, जिसका एग्जांपल मैंने पहले दिया, जो भारत का पहला सक्सेसफुल अडल्ट लिवर ट्रांसप्लांट था। यानी अगर कोई मर गया तो जी, इसमें किसी की ब्रेन डेथ यूजुअली न्यूरो के आईसीयू में होती है, जिसमें उनको ब्रेन इंजरी या स्ट्रोक कुछ होता है, तो उससे उनकी अगर ब्रेन डेथ हो जाती है, डॉक्टर्स के एफर्ट्स के बावजूद वो सेव नहीं हो पाते हैं, उनकी ब्रेन इतना डैमेज हो जाता है कि डेथ हो जाती है ब्रेन की, तो वो उनके जो अंग हैं वो वेंटिलेटर पे और सपोर्ट से 1-2 दिन तक अलाइव एंड वायबल रखे जा सकते हैं। तो अगर उनकी फैमिली अग्री करें तो इन अंगों को हम ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैडेवर ट्रांसप्लांट। दूसरा होता है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, जिसमें एक जीवित फैमिली मेंबर अपना आधा लिवर अपने चाहते के लिए लिवर जो फैमिली मेंबर के लिए आधा लिवर डोनेट करते हैं, तो उससे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जिसको लिवर फेलियर है उनके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, बहन, भाई इस तरह की डोनेशन कर सकते हैं अपने आधे लिवर की, उसको लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो हमने जो बच्चे का ट्रांसप्लांट किया उसमें उनके फादर ने अपना लिवर का छोटा सा हिस्सा 20% हिस्सा दिया और फिर हमने बच्चे का ट्रांसप्लांट किया। वो भारत में पहले होंगे जिन्होंने अपना लिविंग ऑर्गन दिया होगा? बिल्कुल पहले हैं। ठीक है। तो उस ऑपरेशन में मैं था, डॉक्टर राजशेखर थे और डॉक्टर अनुपम सिब्बल थे। तो हम तीनों ने वो, डॉक्टर अनुपम सिब्बल हेड हैं पीडियाट्रिक लिवर मेडिसिन के अपोलो में और हम लोग सर्जन्स। तो हमने ये किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चा बहुत वीक था ट्रांसप्लांट के टाइम पे, तो उसको बहुत ही लंबा आईसीयू में स्टे करना पड़ा। उसको 60 दिन तक लिवर आईसीयू में रखा हमने। 2 महीने तक आईसीयू में रहा वो। और हम तीनों डॉक्टर्स ने टर्न बाय टर्न आईसीयू की ड्यूटी की, क्योंकि उस वक्त पीडियाट्रिक लिवर स्पेशलिटी आईसीयू की डेवलप नहीं थी। और पहला ट्रांसप्लांट करना चैलेंज इन इटसेल्फ। जी। तो वो बच्चा फिर सर्जरी के करीब 75 दिन बाद डिस्चार्ज हो गया। और वो आज 28 वर्षीय है और वो डॉक्टर है। और हाँ, अब वो पीडियाट्रिक्स परस्यू कर रहा है और वो मेरे से टच में है, डीएम करता है कभी कभी। कैसा लगता होगा ऑन ट्विटर when you talk to him? I know it's very heartwarming, and in fact a real emotional moment was when about 2 years ago he messaged me and said, Doctor sir, can I have a job in your liver transplant department? So I was like, wow. Life is coming a full circle. It's a story in itself. Yes. अगर आप फैटी लिवर की बात करें और फिर अल्टीमेटली उनको लिवर सिरोसिस और लिवर फेलियर होता है, तो द कॉमनेस्ट कॉज इज नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यानी कि लिवर में फैट आ जाता है बिना अल्कोहल एक्सेसिव लिए भी। कैसे? वो कैसे आता है उसको आजकल मैजल्ड बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। स्टेटोसिस मीन्स फैटी। तो उसके 5 कारण हैं। एक है डायबिटीज जो कंट्रोल ना हो। भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज। दूसरा है ओबेसिटी, ओवरवेट होना। मोटे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरा है लिपिड्स की खराबी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होना, जो लिपिड प्रोफाइल होता है सब जानते हैं आजकल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। जी। तो उसका एलडीएल एचडीएल का रेशियो खराब होना, एचडीएल कम होना, एलडीएल ज्यादा होना, ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होना, तो उससे लिवर में फैट जमा होती है। और अल्टीमेटली फैट इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर द लिवर व्हेन इट डिपॉजिट्स इन द लिवर सेल्स। सेल का जो फंक्शन है वो इफेक्ट हो जाता है जब उसके अंदर फैट जमा होती है। तो सेल्स फिर आहिस्ता आहिस्ता फंक्शन नहीं करते हैं और फिर स्लोली जब बहुत सारी फैट जमा हो जाती है तो वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब सेल्स डिस्ट्रॉय होके डाई करते हैं तो फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है और फिर स्कारिंग होती है, फिर सिरोसिस होता है। 40% अडल्ट्स इन इंडिया उनको फैटी लिवर है, बहुत ज्यादा संख्या में। सरकार का अपना आंकड़ा कहता है कि हर 10 में से लगभग 3 लोगों को या तो है या होने वाला है। जी।
बिल्कुल ये सही आपने कहा। तो डायबिटीज, एक्सेसिव वेट या ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया यानी लिपिड प्रोफाइल की खराबी, पुअर लाइफस्टाइल यानी कि फास्ट फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एंड एक तरह से जेनेटिक मेकअप से भी फैटी लिवर डिजीज होती है। तो हमसे लोग पूछते हैं कि लिवर डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो द आंसर इज यस। 90% ऑफ लिवर डिजीज इज प्रिवेंटेबल। एक्चुअली इतने सारे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, बाकी संस्थाएं करती हैं। भारत में 4000 से ज्यादा लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं अब हर वर्ष। तो उसकी संख्या 400 रह जाए अगर आप सारी प्रिवेंटेबल लिवर डिजीज को प्रिवेंट कर दें तो। जो डॉक्टर साहब ने बताया, डायबिटीज ना हो, कोशिश करें लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रहे, मोटापा आपको ना हो, ये लाइफस्टाइल, इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप जंक फूड ना खाएं, एक्सरसाइज करें, तो आपके पास पेशेंट नहीं आएंगे। बिल्कुल। यू कांट हेल्प योर जीन्स, बट जेनेटिक स्टोरी इज ओनली 10%। रेस्ट 90% इज समथिंग दैट, जैसे आपने बोला, इन्फ्लिक्टेड अपॉन योरसेल्फ। खुद आपने अपने ऊपर ही उसको लिया है। चाहे आप इसमें शराब भी अगर मिला सकते हैं तो उससे भी फैटी लिवर और लिवर खराब होता है, वो भी एक प्रिवेंटेबल कॉज है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि मोटापा एक बड़ी वजह है, तो बहुत सारे पतले लोग ये मानते हैं कि हमें तो नहीं होगा फैटी लिवर या हमें लिवर डिजीज नहीं होगी। क्या ये सोच सही है? जनरली सही है, लेकिन अगर वो उनका लाइफस्टाइल भी पुअर है, सी यू कैन हैव अ स्लिम पर्सन जो बिल्कुल सही डाइट नहीं लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और हो सकता है उनको जेनेटिक इशू भी हो, तो ऐसे स्लिम लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है। यानी अगर किसी पतले इंसान को ये पता चले कि उसे फैटी लिवर है, तो इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, लिवर हेल्थ को लेकर बहुत सारे हम सजेशंस देखते हैं, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स से लेकर इंटरनेट पर जानकारी भरी पड़ी है। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज है लिवर डिटॉक्स। आपने सुना होगा लिवर डिटॉक्स, क्या होता है जरिए? लिवर, आप बताओ मुझे, लिवर डिटॉक्स होता क्या है? मैं तो खुद आपके पास आई। लिवर तो खुद एक डिटॉक्स यूनिट है शरीर का, जिसमें आप जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस या इनहेल करें या खाएं या इंजेक्ट करें, वो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में होती है। यानी आप जितना खराब खा रहे हैं उसको निकालने का काम। जी, उसका काम लिवर का है। मैनेजर कहते हैं लिवर को। बिल्कुल, लिवर एक तरह से मैनेजर है, स्टोर हाउस है, फैक्ट्री है, हर एक चीज है। लिवर के 500 से ज्यादा फंक्शन होते हैं। अच्छा। उसमें जो प्रमुख फंक्शन वो ये होते हैं कि आपके जो खाने को, यानी कि फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को असिमिलेट करने वाले फॉर्म में जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है, उसको स्टोर कहाँ करना है, ये लिवर डिसाइड करता है। ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक एक तरह से हब है शरीर का, लिवर। ठीक है ना। दूसरा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं, जिससे जब खून बहता है तो जब रुक जाता है, क्लॉट बनता है, उसके लिए जो सारे सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो लिवर में मैन्युफैक्चर होते हैं। सो लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी आपकी बॉडी ठीक चले, उसके लिए लिवर का ठीक चलना बहुत जरूरी है। लिवर एक हद से, आई विल आर्ग्यू दैट हार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हार्ट बीट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू डोंट लिव, बट वंस द हार्ट इज बीटिंग, लिवर इज एक्चुअली द की टू अ हेल्दी एग्जिस्टेंस। और हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, चल फिर रहे हैं, हार्ट चल रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है। लिवर पर आमतौर पर लोग अब जाके, क्योंकि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इतनी ज्यादा चर्चा में आई, 2024 अक्टूबर में सरकार को गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को किस तरह से कंट्रोल में किया जाए। इतना नंबर बढ़ गया था। बिल्कुल। आप सर डे टू डे अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं, लोग कितना अवेयर हैं लिवर को लेकर, और उससे जुड़ी हुई जो गलतियां करते हैं वो ना करें? देखिए, ये अवेयरनेस बढ़ तो रही है, लेकिन अभी भी काफी लो है। अभी भी काफी। जी, एब्सोल्युटली। आई मीन, आई मीट पीपल हु टेल मी कि मैं शुगर तो नहीं लेता हूँ, ब्राउन शुगर ले लेता हूँ, हाँ, लेकिन मैं गुड़ ले लेता हूँ। आई वाज अबाउट टू आस्क यू, शहद ले लेता हूँ। शहद ले लेता हूँ। ओके, आई मीन गुड़ में थोड़ा सा फाइबर ज्यादा होता है, ब्राउन शुगर में भी फाइबर ज्यादा होता है, एंड हनी में या गुड़ में कुछ ऑल मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो अच्छे होते हैं शरीर के लिए, लेकिन शुगर फिर भी है। शुगर इन एनी फॉर्म इज ओवरऑल बैड फॉर द बॉडी। Okay, if there is one poison apart from alcohol that you want to consider leaving, it should be sugar and all sweet things. नियम क्या होना चाहिए? बिल्कुल चीनी नहीं लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कंट्रोल में लेनी चाहिए। आई थिंक देखिए, जिसको तो डायबिटीज है या जिनका और रिस्क फैक्टर्स हैं, सपोज
देयर इज अ लेट्स से अ 45-year-old पर्सन जो स्मोकर भी हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, उनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज है। अब ऐसे इंसान को तो बिल्कुल शुगर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी जीन्स में थोड़ा सा डायबिटीज का तो वो डर है, तो इसलिए शुगर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट दिस रिस्क फैक्टर शुड बी अवॉइडेड। लेकिन अगर इफ इट्स अ कंप्लीटली हेल्थी पर्सन, हेल्थी लाइफस्टाइल, तो नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ शुगर। WHO ने चीनी की रिकमेंडेशन लगातार घटाई है, 3 ग्राम चीनी पूरे दिन में WHO रिकमेंड करता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा 1 आम खा सकते हैं, 30 दिन कोई इंसान लगातार 1 आम खाएगा, वो भी ठीक नहीं है। देखिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, चीनी की हमने बात की, दूसरी चीज है प्रोसेस्ड फूड्स। बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं कि हम इतनी तेजी में रहते हैं कि जो मिलता है वो खा लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड और लिवर के बीच में क्या कनेक्शन है? सो वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ऐसे होता है कि प्रोसेस्ड फूड में फ्रक्टोज होता है, प्रोसेस्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सो फ्रक्टोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि द प्रिकर्सर ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज ये होता है कि इंसुलिन आपके शरीर में होते हुए भी अपना एक्शन नहीं कर पाता है, बिकॉज सेल्स, chiefly the muscle cells and liver cells are insulin resistant. Insulin अपना action नहीं कर पाता है as a hormone, right? And fructose promotes that. And there are preservatives which are carcinogenic, right? They can be producing cancer, right? So these are 2 things. There are many other disadvantages, but I'm saying these 2 things because everybody will understand these 2 things, right? So इसीलिए processed food is really bad. प्रोसेस्ड फूड, चाहे नॉन वेज हो, चाहे वेज हो, चाहे कैंड हो, चाहे कार्टन्स हो, दीज आर ऑल प्रोसेस्ड फूड। जो रेडी टू ईट है, जिसे हम जंक भी कहते हैं। एब्सोल्युटली, जो जंक फूड होता है उसके अंदर ही आता है। आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए कहा कि खराब है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैंड जूस बड़ी अच्छी चीज है, अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, वो तो बड़े हेल्दी होते हैं। हाँ, I know। उसमें सब में लिखा होता है नेचुरल, नो प्रिजर्वेटिव, बिल्कुल, नो एडेड शुगर भी लिखा होता है उसमें। वैसे पर पीछे लेबल अगर ध्यान से पढ़े तो वहाँ शुगर की मात्रा सब दिया होता है। हाँ, तो लेबल पढ़ के ही लेना चाहिए। तो ये जो सो कॉल्ड हेल्दी कैन जूसेस लोग पीते हैं कि चलो हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, हम जूसेस पी लेंगे जो कैन में आ रहे हैं, उठाया और पी लिया। तो ऐसे होता है कि अगर आपको जूस पसंद है तो उसी जूस का आप पूरा फ्रूट लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑरेंज जूस पसंद है तो आप 2-3 संतरे खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं। वो अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर है, उसमें पूरा विटामिन और मिनरल्स है जो किसी तरह से स्पॉइल नहीं हुआ है, तो वो आपके लिए हेल्दियर है। और उससे अगर वो मीठा फ्रूट भी होगा लेकिन आप साथ में पूरा फ्रूट ले रहे हैं रादर देन जस्ट जूस, तो उसका जो ग्लूकोज का इफेक्ट है वो कम होता है। शरीर में ग्लूकोज यानी कि जो शुगर से सब्सटेंस शरीर के ब्लड में बढ़ती है, जिससे डायबिटीज हो सकती है फ्यूचर में, या डायबिटीज खराब हो सकती है अगर किसी को ऑलरेडी है, तो वो ग्लूकोज का इफेक्ट कम होता है जब आप होल फ्रूट लेते हैं कंपेयर टू जस्ट जूस। एक बड़ा लेमैन क्वेश्चन है, ये फैट डिपोजिशन होता क्यों है? सम अमाउंट ऑफ फैट इज नेसेसरी, जैसे कहते हैं कि खाएंगे एनर्जी आएगी तो वो जरूरी है, तो फैटी लिवर हो क्यों रहा है? वो फैट तो लोगों को बताया जा रहा है जरूरी है, उसी से एनर्जी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लिवर में द नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट इज जस्ट 5%, अप टू 5%। और जो लिवर की मेटाबॉलिक मशीनरी है वो फिर वो फैट को ब्रेक डाउन करके फिर there are fat deposits. There are peripheral fat deposits and central fat deposits and then there are visceral fat deposits. ये 3 तरह के fat deposits होते हैं बॉडी में, तो वो एक करेक्ट बैलेंस में होने चाहिए। लेकिन जब एक्सेसिव फैट हो जाता है तो वो लिवर की मेटाबॉलिक मशीनरी को एक तरह से ओवरवेल्म कर देता है, यानी कि वो मशीनरी का काइंड ऑफ ब्रेक डाउन हो जाती है। तो दैट इज एक्चुअली हैज बीन एसोसिएटेड विद early death in people because of cardiovascular disease, because उसका लिंक होता है कि एक तरह से आपका मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है शरीर में, तो इसलिए फैट का डेपोजिशन लिवर के लिए भी खराब है और एक्स्ट्रा फैट डेपोजिशन जो बाकी अंग के बाकी शरीर के अंग होते हैं और इवन जो पेट का मोटापा होता है, लेग्स का मोटापा होता है, उसमें भी खराब है और उसको फिर निकालने में बहुत एफर्ट लगता है।
वो इजी नहीं होता है टू गेट रिड ऑफ. सो लिवर में फैट क्यों जमा होता है? बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द लिवर गेटिंग ओवरवेल्म्ड इफ यू हैव एक्सेसिव फैट, जो कि जिसकी जरूरत नहीं है और जिसको आप बर्न नहीं कर रहे हैं. तो जो फ्यूल बर्न नहीं होता है वो फ्यूल अक्यूमुलेट होता है, वो फिर खराब है शरीर के लिए. डॉक्टर साहब, लिवर हेल्थ की जब लोग बात करते हैं तो इसी में आती है मेटाबॉलिक हेल्थ. लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे, हाउ टू गेट योर मेटाबॉलिज्म गोइंग, एंड उससे क्या मतलब है, हम लोग उससे क्या समझें. सो मेटाबॉलिक हेल्थ, नाउ एक्चुअली इट इज ऑल इंटररिलेटेड. कि एक देयर इज थिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. जी. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है कि उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं. उसमें ब्लड प्रेशर होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होती है, उसमें ट्राइग्लिसराइड होती हैं, उसमें ब्लड शुगर होता है. तो ये सारे एलिमेंट्स अगर, और ओबेसिटी होती है, तो अगर ये सारे, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड शुगर, दीज 5 गो ऑन टू मेक द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. तो दे हैव कट ऑफ्स कि भाई इतने से ऊपर है तो 1 पॉइंट आ गया. तो इसी तरह ये 5 चीजें अपने लेवल से ऊपर हों तो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट किसी को आ जाते हैं. और किसी को 2 या उससे ज्यादा हो तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं. ना उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है किसी को तो दे हैव हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, दे हैव हायर रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स एंड एनी काइंड ऑफ वैस्कुलर डिजीज एनीवेयर इन द बॉडी. ठीक है. एंड लिवर का इसका ये कनेक्शन है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो आई ऑलरेडी सेड लिवर सेल्स और मसल सेल्स में होती है. ठीक है. एंड जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तब लिवर भी फैटी हो जाता है, तब डायबिटीज भी हो जाती है, एंड तब लिपिड लेवल भी खराब हो जाते हैं. तो दैट इज हाउ मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड लिवर हेल्थ आर वेरी क्लोजली इंटरट्वाइंड. इट्स लाइक दे को एग्जिस्ट विद ईच अदर. अगर लिवर डिसफंक्शन है, लिवर फैटी है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज दूर नहीं है. और इन सब के होने से हार्ट डिजीज का, स्ट्रोक्स का, या किसी भी वेसल्स रिलेटेड जो डिजीज होती है शरीर में, उनका होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. डॉक्टर साहब, आप उस डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो आपका फोटे है, लिवर ट्रांसप्लांट. आपने कहा कि लगभग औसतन आप एक रोज 1 लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. भारत में 4000 से ज्यादा हो रहे हैं. जो सबसे बड़ा कारण है वो आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ा कारण अडल्ट्स में है फैटी लिवर डिजीज, नॉट ड्यू टू अल्कोहल, जिसकी अभी हमने इतनी देर तक बात की. नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो शराब नहीं पी रहे वो भी ट्रांसप्लांट तक पहुंच रहे हैं. 35 से 40% मेरे जो अडल्ट पेशेंट्स हैं उनको मैजल्ड है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, और 20 से 22% लोगों को अल्कोहलिक लिवर डिजीज है. बाकी हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और कुछ बिलियरी डिजीजेस होती हैं, कुछ मेटाबॉलिक, देयर आर अदर एंजाइम डेफिशिएंसीज एंड अदर डिजीजेस which make up the rest. तो जो chief reasons are 4: non-alcoholic, alcoholic fatty liver, and hepatitis C and hepatitis B. These make up 80 to 85% of why anybody has liver failure and उनको transplant की जरूरत क्यों पड़ती है. Okay. तो सर, अभी जो हम देखते हैं, लोग अपना टेस्ट कराते हैं, उसमें ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 ऐसे आता है, तो लोग सोचते हैं अरे तो सबको होता है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है. आजकल सबको ग्रेड 1 आ जाता है. तो कब जाके लोगों को घबराना चाहिए कि हम लिवर फेलियर की तरफ भी बढ़ रहे हो सकते हैं? सो ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर बहुत कॉमन है. मैंने कुछ देर पहले बोला कि 35 से 40% लोगों को होता है. तो ये सही है कि एक रूम में अगर 10 लोग हैं तो 3-4 लोगों को है. तो ये तो कॉमन है, ये तो मानना पड़ेगा. अब फैटी लिवर जस्ट बाय बीइंग देयर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन 10 से 20% ऐसे लोगों को जिनको फैटी लिवर है, इवेंचुअली सीरियस लिवर डिजीज हो सकती है. एंड अगेन अबाउट 20% ऑफ दीज पीपल कैन हैव लिवर फेलियर एंड सिरोसिस एंड कैंसर. ओके. तो आई वुड से ऑफ ऑल द पीपल विद फैटी लिवर, maybe 2 to 5% will develop serious liver issues of all the people. कैसे पहचाने वो कि ये इंडिकेशंस हैं कि अभी हम लिवर फेलियर की तरफ या सीरियस लिवर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं? तो देखिए, एक तो रेगुलर टेस्ट सबको कराने चाहिए. Even at 30 years of age or 35 years of age, at least every 5 years, one health check has to be done. जब 45-50 तक बात आ जाती है, फिर then it should be every 3 years. 65 से ऊपर हो जाता है तो it should be ideally every year.
अब एवरी ईयर हेल्थ चेक में क्या होगा, इसमें लिवर टेस्ट चेक होंगे, अल्ट्रासाउंड होगी, एंड आइडियली लिवर हेल्थ के लिए फाइब्रोस्कैन भी होना चाहिए, क्योंकि फाइब्रोस्कैन टेल्स यू कि फैटी लिवर तो है, लेकिन उस फैट से लिवर को एक्चुअली डैमेज कितना हो रहा है, स्कारिंग कितनी हो रही है, ये फाइब्रोस्कैन में पता चलता है। एंड सो इफ समबडी आस्क मी कि क्या टेस्ट करना चाहिए देखने के लिए कि लिवर ठीक है, द आंसर इज सिंपल, लिवर फंक्शन टेस्ट जो ब्लड टेस्ट होती है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन जिसमें लिवर को देखा जाता है, और फाइब्रोस्कैन। कोई सिम्टम्स भी होते हैं ऐसे जिनको पहचानना चाहिए कि ये लिवर प्रॉब्लम का इशारा कर रहे हैं? जी एब्सोल्युटली। सो अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स आर वेरी लेट। ओके। तो अगर आप सिम्टम्स पूछें तो लिवर डिजीज के सिम्टम्स हैं जॉन्डिस, यानी कि आंखों का पीलापन, पेशाब का पीलापन, और लेवल ऑफ बिलिरुबिन बीइंग मोर देन 2 और 2.5। 2.5 तक जब आता है तो उसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो एक तो ये सिम्टम है जो दिखता है, येलोपन, येलोनेस। दूसरा है कि पेट पे या लेग्स में पानी अक्यूमुलेट होना। तीसरा है कि वॉमिट के साथ ब्लीड होना या स्टूल के साथ ब्लड आना। तो दीज आर फेयरली लेट साइंस। तो अलार्मिंग सिम्टम्स। हाँ, दीज आर अलार्मिंग बट दे आर लेट। अर्ली symptoms of liver disease are pretty non-specific, which means tiredness, fatigue, थोड़ा सा anemia, वो तो you can't really say कि liver disease सही हो रहा है। अगर किसी को है तो वो टेस्ट करेंगे, उसमें liver test भी आएंगे, फिर पता लगेगा। लेकिन स्पेसिफिक लिवर के डिजीज से टायर्डनेस, फटीग तो कोई लिंक नहीं करता है ना। पर अर्ली सिम्टम तो यही होते हैं। लेकिन लेट सिम्टम्स होते हैं जॉन्डिस, ब्लीडिंग, पानी का इकट्ठा होना, गफलत आना, कंफ्यूजन होना, जब प्री कोमा स्टेज आ जाती है, तो वो एडवांस लिवर फेलियर के साइंस हैं। इसीलिए टाइम पर टेस्ट कराना, जैसे एज ग्रुप के हिसाब से डॉक्टर सोइन ने बताया, वो बहुत ज़रूरी है, उसे आप ज़रूर नोट करके रखें। डॉक्टर सोइन, लिवर फेलियर जब आप कहते हैं तो लिवर फेलियर से क्या मतलब होता है, और लिवर फेल होने का मतलब क्या ये है कि बस इंसान गया? ये ओके, पहला क्वेश्चन है कि लिवर फेलियर का क्या मतलब है। लिवर फेलियर का मतलब है कि जो लिवर के मेन फंक्शंस हैं वो लिवर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। वो कब होता है? वो तब होता है कि जब लिवर सेल्स की जो अपनी कैपेसिटी है जो डिफरेंट फंक्शंस करने की, वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो उसको लिवर फेलियर बोलते हैं। टिपिकली 70-75% लिवर डैमेज होता है, उसके बाद लिवर फेलियर आना शुरू होता है। लिवर बहुत टाइम तक काम करता है, बिकॉज लिवर में बहुत रिजर्व होता है। अगर 30% लिवर भी नॉर्मल है तो ये लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। 30% लिवर नॉर्मल है तो उनका काम नॉर्मल चलता है। ओके, 70% खराब है तो भी चल रहा है। हाँ, बट ऐसी सिचुएशन नहीं होती है कि 30 ठीक है और 70 खराब है। वो सिचुएशन तब होती है कि जब हम किसी लिवर ट्यूमर के लिए या उसके अंदर कैंसर आ जाता है तो हम 70% निकाल दें, 30% रह जाता है, तो उससे भी उनका काम चलता है। लेकिन वो 30% फिर ग्रो कर जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्योंकि लिवर में बहुत रिजर्व है, इसलिए लेट स्टेज तक सिम्टम्स नहीं आते हैं। सो वंस सिम्टम्स एंड साइंस कम, इट मीन्स के 70-75% लिवर तो डैमेज है, तब जाके वो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। लिवर फेलियर के हर पेशेंट के लिए सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है? सो आपने ये पूछा कि लिवर फेलियर का मतलब है कि अब गए। लोगों को लगता है तो अनफॉर्चुनेटली मतलब तो यही है कि लिवर फेलियर अगर हो गया तो गए इन द सेंस कि कोई दवाई उसके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर लिवर फेलियर हो गया है और वो लिवर फेलियर लिवर के क्रॉनिक डैमेज जिसको सिरोसिस बोलते हैं उसकी वजह से हुआ है, तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट एकमात्र क्यूरेटिव सोल्यूशन है। शॉर्ट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट तो यही आंसर है कि मतलब एडवांस लिवर फेलियर में बचना मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। किसी को लिवर फेलियर हो गया, वो सपोज वो पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको कितने समय तक, बिकॉज लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आपको लिवर भी चाहिए, तो कितने समय तक आप उसे होल्ड पर रखेंगे और कैसे वो करेंगे, वो जर्नी कैसी होगी उसकी? तो जब किसी को लिवर डिजीज होती है तो ये कुछ इंटरनेशनल क्राइटेरिया बने जिसमें हम ये देखते हैं कि देयर आर 2 मेन स्कोर्स, वन इज कॉल्ड सीटीपी स्कोर, दूसरा होता है मेल्ट स्कोर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे सीटीपी स्कोर में 5 चीजें देखी जाती हैं कि बॉडी में पानी एक्यूमुलेशन है, एल्ब्यूमिन की वैल्यू कम है, बिलिरुबिन की वैल्यू ज्यादा है, क्लॉटिंग की वैल्यू ज्यादा है, और गफलत टाइप आई है, कंफ्यूजन आया है, जिसका मतलब है कि लिवर फेलियर का इफेक्ट ब्रेन पे आ रहा है। ये 5 चीजें देखी जाती हैं सीटीपी स्कोर में। इसी तरह मेल्ट स्कोर है जिसमें बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन और आईएनआर देखा। आईएनआर मतलब क्लॉटिंग टेंडेंसी देखी जाती है। तो बेसिस द टेस्ट्स एंड द सिम्टम्स हम फिर उनको स्कोर करते हैं।
ओके। और जिसका स्कोर CTP 8 से ज़्यादा होता है या मेल्ट स्कोर 15 से ज़्यादा होता है, उसको हम ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। इंसान हमारे पास, पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपको कैसे पता मुझे कि ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया है, मतलब सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब तो करेंगे ही ट्रांसप्लांट। हाँ, उनको लगता है कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रांसप्लांट सर्जन है। लेकिन एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है। अब ये क्यों बने हैं? ये इसलिए बने हैं कि इट हैज बीन सीन इन रिसर्च ऑन लैक्स ऑफ पीपल कि जब किसी का मेल्ट स्कोर 15 या उससे ज्यादा होता है तो उनका 1 year सर्वाइवल 50, 60, 70% होता है। यानी कि द चांसेस दे विल लिव अ ईयर is 50, 60, 70%. Okay. लेकिन chances with transplant of living more than a year are 90% plus. Okay. So obviously उनका survival chances with a transplant becomes better than without a transplant at that cutoff of 15. And that is why we recommend transplant. अगर आप 25 MELD वाले पेशेंट की बात करें जिसमें ज्यादा डिजीज है, तो 25 MELD के 1 साल सर्वाइवल का चांस 20% है। लेकिन उनको ट्रांसप्लांट किया जाए तो 90% से ज्यादा है। तो कितनी तेजी में फिर वो ट्रांसप्लांट होना चाहिए? तो जनरली स्पीकिंग जो अर्ली स्टेज वाले होते हैं, जिनका मेल्ट स्कोर कम होता है, CTP स्कोर कम होता है, उनको 4, 6, 8 महीने वेट किया जा सकता है दवाओं के जरिए उनको। हाँ, तो दवाइयों से टेम्पररी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जिनका जो ज्यादा सिक होते हैं, ज्यादा लिवर डैमेज होता है, उनको जॉन्डिस ज्यादा है, उनकी क्लॉटिंग डिरेंजमेंट ज्यादा है, उनके पेट में ज्यादा पानी है, फिर ऐसे लोगों का सर्वाइवल कुछ महीने ही होता है। तो इसलिए उनको जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लिवर फेलियर में बाकी अंग भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। किडनीज को इफेक्ट आता है, ब्रेन को इफेक्ट आता है, हार्ट को, लंग्स को इफेक्ट आता है। तो बिफोर द लिवर फेलियर स्टार्ट्स अफेक्टिंग अदर ऑर्गन्स, ट्रांसप्लांट होना चाहिए। तो इतनी तेजी में डोनर मिल पाता है और फिर डोनर को तैयार करना, मोटिवेट करना। जो आपने डोनर की बात की, तो 80% ट्रांसप्लांट्स लेट्स से भारत में, हमारे सेंटर में नॉर्थ में थोड़ा डोनेशन कम है, कैडेवर डोनेशन, तो यहाँ तो 90-95% केसेस लिविंग डोनर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लिविंग डोनर्स हैव टू बी फ्रॉम द फैमिली। तो परिवार का ही एक सदस्य अपना आधा लिवर दान करता है, उससे ही लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट होता है। तो जनरली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये होती हैं कि 18 से 55 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ओवरवेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओवरवेट होने से फैटी लिवर होगा, अभी हमने बात किया, और ग्रुप मैचिंग हो तो बेस्ट है। लाइक इफ समबडी इज बी, तो उनको बी या ओ ग्रुप के डोनेट कर सकते हैं, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप मैचिंग नहीं है, और हाँ जी, और ग्रुप मैचिंग नहीं है तो भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसका मैं थोड़ा सा अलग आपको बताऊंगा अभी। सो 18 से 55 परिवार के सदस्य, ओवरवेट ना हो और ग्रुप मैचिंग हो। मैचिंग मीन्स ओ सबको कर सकते हैं, प्लस सेम ग्रुप कर सकता है। ठीक है। डिफरेंट ग्रुप है तो उसके 2 हल हैं हमारे पास। परिवार में एक जो पेशेंट है वो ए ग्रुप के हैं, डोनर है बी ग्रुप के, और दूसरा परिवार है जिसमें उल्टा प्रॉब्लम है, पेशेंट है बी ग्रुप के और डोनर है ए ग्रुप के। तो हम दोनों परिवार में लिवर्स को एक्सचेंज करते हैं। जो यहाँ के बी हैं वो उस परिवार को डोनेट करते हैं, वो जो वहाँ के ए डोनर हैं वो इस परिवार को डोनेट करते हैं। चारों ऑपरेशन साथ वाले ऑपरेशन थिएटर में, 4 ऑपरेशन थिएटर में सेम डे पे होते हैं। तो उसको बोलते हैं स्वैप ट्रांसप्लांट। दिस इज लीगली अलाउड ऑफ कोर्स, एंड हमने बहुत सारे किए हैं, पब्लिश भी किया है इसके बारे में। तो इनफैक्ट अब हमने ट्रिपल स्वैप्स भी हमने 3 किया है, लाइक 3 into 3, या दैट मीन्स 3 couples, 3 donor recipient pairs को 6 ऑपरेशन साथ हमने वो भी किया है। भारत का पहला वाला वो हमने किया था करीब 2-2.5 साल पहले। तो अब वो हम 3 बार ही कर चुके हैं इस तरह से। दूसरा तरीका है एबीओ मिसमैच ट्रांसप्लांट, यानी कि बी ग्रुप का लिवर ए ग्रुप पेशेंट में भी लग सकता है। लेकिन उसमें पहले पेशेंट की एक प्रिपरेशन होती है, इसको बोलते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेशन। कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है कि अगर हमने डिफरेंट ब्लड ग्रुप का लिवर किसी में लगा दिया तो वो लिवर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में कुछ प्रोटीन सब्सटेंसेस होती हैं, जो कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो रिजेक्ट करती हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि उस इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा हम मॉड्यूलेट करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेशन। तो ट्रांसप्लांट से पहले हम इस तरह के एंटीबॉडीज जिससे दूसरे ग्रुप का लिवर रिजेक्ट होगा, हम ब्लड से वॉश आउट कर देते हैं बाय प्लाज्मा एक्सचेंज। तो यानी वो ब्लड ग्रुप फिर एक सही हो गया, ब्लड की वॉशिंग कर देते हैं। नहीं, ऐसा ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता है, बट वो जो एंटीबॉडीज जिससे रिजेक्शन होनी है वो निकाल देते हैं, और नई एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर ना हो वो वाले सेल्स को हम
सप्रेस कर देते हैं। कितना सक्सेसफुल रहता तो है ये पहली एक दवाई होती है रिटक्सीमैब, उससे हम वो सेल्स को सप्रेस करते हैं जिनसे ये एंटीबॉडीज मैन्युफैक्चर होती हैं, प्लस जो ब्लड में ऑलरेडी पहुंच गई हैं एंटीबॉडीज, वो हम ब्लड प्लाज्मा एक्सचेंज से हम साफ कर देते हैं। दिस प्रोसीजर टेक्स 3 वीक्स। तो 3 वीक्स की प्रिपरेशन के बाद पेशेंट्स कैन रिसीव अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट। सक्सेस रेट लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, मैं कितना जीऊंगा? जी, कितना जिएंगे ये तो भगवान जानते हैं, उनकी डायरी में किसी ने झांक के देखा नहीं आज तक। लेकिन ऐसा है डॉक्टर कि साहब यहाँ ये बता रहा है कि मरीज डॉक्टर को ही भगवान समझते हैं कि फिर अब आप ही बताइए मैं कितना जीऊंगा। आई थिंक वी आर फॉर्चुनेट, हम लोग जरिया बनते हैं लोगों को ठीक करने का। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी एबल टू डू दैट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो सर्वाइवल है, देखिए ऐसा है, द इमीडिएट सक्सेस रेट्स ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट्स आर अबाउट 95 to 96%. दैट मींस 100 पेशेंट्स दैट आई ऑपरेट, 96 विल वॉक आउट, दे गो होम। बच्चों में शायद 1% ज्यादा ही है, 97 के करीब है, which is a very good number. And then majority of these people will live a normal life. Most of these people, in fact. So क्या है कि मेडिसिन में हर एक चीज का, हर एक पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो ईयर्स में मेजर किया जाता है, 5 year, 10 year, 20 year सर्वाइवल। इट डजंट मीन दैट दे ओनली सर्वाइव फॉर 5 years. लोग लुक एट द इंटरनेट, वो देख के आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब उसमें मैंने सुना है कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद 5 साल जीते हैं। मैंने ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्टैटिस्टिक कॉल्ड 5 year सर्वाइवल, डजंट मीन दैट पेशेंट उसके बाद सर्वाइव नहीं करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर इफ यू लुक एट द ट्रांसप्लांट पॉपुलेशन एट 5 years, कि जिनका 5 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसमें से कितने लोग ठीक हैं, ये वो फिगर है। ये नहीं बोलता है कि वो आगे नहीं चलेगा। राइट। सो 5 year सर्वाइवल इज क्लोज टू 85%, 10 year सर्वाइवल इज क्लोज टू 80%, 20 year सर्वाइवल इज क्लोज टू 72%। डॉक्टर साहब, हम लिवर ट्रांसप्लांट के पायनियर के साथ बैठे हैं, ये एंडलेस हो सकती है ये कॉन्वर्सेशन। आपको डोनर का जरूर बताना है मुझे। मैं पूछने वाली थी आपसे कि डोनर को तो ये डर लगता है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे साथ ना कुछ हो जाए। तो देखिए, डोनर के लिए सबसे पहले तो ये है कि सेफ्टी इज पैरामाउंट जी। तो जो भी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को हम काउंसलिंग करते हैं और जो एक्चुअली हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, वो डोनर सेंट्रिक है, यानी कि डोनर की सेफ्टी नंबर 1 होती है। पेशेंट से भी ऊपर डोनर की सेफ्टी देखी जाती है, क्योंकि पेशेंट तो देयर इज अ सर्टेन रिस्क अटैच्ड, क्योंकि उनको बीमारी है, उनके शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो 100% सक्सेस तो हो नहीं सकता है पेशेंट का ऑपरेशन। लेकिन डोनर का हम चाहते हैं 100% सक्सेसफुल हो, कोई भी डोनर को कोई हानि ना आए, टेम्पररी भी ना आए, परमानेंट तो ऑफकोर्स बहुत दूर की बात है। सो डोनर की सेफ्टी हम हमेशा 99.99% कहते हैं। वो कैसे इंश्योर होती है? वो इंश्योर होती है बाय वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स। हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जो 18 to 55 एज ग्रुप है, 18 तो लीगल लिमिट है, लेकिन 55 लीगल लिमिट नहीं है, 55 मेडिकल लिमिट है जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी अनडिस्कवर्ड प्रॉब्लम जो किसी ओल्डर पर्सन को हो, वो फिर सर्जरी के स्ट्रेस से उभर के ना आए, इसलिए हम 55 पर उसको कैप कर देते हैं। उससे बियॉन्ड हम डोनर्स नहीं लेते हैं। फिर हम बहुत डिटेल्ड सर से पांव तक उनकी हर सिस्टम को चेक करते हैं। इनफैक्ट लॉट ऑफ डोनर्स बिकम सिक ऑफ द टेस्ट, क्योंकि इतने टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो उनकी सेफ्टी के लिए किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिवर का पोर्शन जितना निकाल रहे हैं, उनका जो बचेगा वो हेल्दी है, वो वॉल्यूम में काफी है। तो ये सारे सेफ्टी चेक्स होते हैं। फिर एनेस्थीसिया में सेफ्टी चेक्स होते हैं, सर्जिकल स्टेप्स में सेफ्टी चेक्स होते हैं। तो देयर आर मोर देन लाइक 75-80 स्पेसिफिक डोनर के जो सेफ्टी चेक्स होते हैं टू मेक श्योर द डोनर इज सेफ। सर्जरी में क्या होता है कि तो अडल्ट्स के लिए हम डोनर लिवर का राइट साइड निकालते हैं, और पीडियाट्रिक बच्चों के लिए, बड़े बच्चे के लिए लेफ्ट पूरा, और छोटे बच्चे के लिए खाली लेफ्ट का जो लैटरल पार्ट है। ठीक है, तो इतना लिवर निकालकर हम फिर डोनर का पेशेंट में लगा देते हैं। पेशेंट का खराब लिवर पूरा निकाल देते हैं, और जो डोनर के अंदर लिवर बाकी का बचता है और जो नया लिवर पेशेंट को लगता है, वो दोनों बढ़ के रीजनरेशन से फुल साइज के लिवर्स हो जाते हैं विद इन 2 to 3 months। दोनों में, डोनर में भी बकाया लिवर पूरा हो जाता है, और पेशेंट में नया लिवर भी फुल लिवर के साइज का हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन द लास्ट 5 years इज रोबोटिक सर्जरी फॉर डोनर्स, नॉट फॉर पेशेंट्स। या बिकॉज रोबोटिक सर्जरी एक तरह की दूरबीन की सर्जरी का आधुनिक तरीका है जी। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल कट डोनर्स का अपर एब्डोमेन में ऐसे होता है, इन्वर्टेड एल, क्योंकि लिवर यहां होता है, तो यही कट लगता है, पेशेंट्स का भी डोनर का भी। लेकिन अब हमारे पास
रोबोटिक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है जिसमें दूरबीन की सर्जरी जिसको बोलते हैं, 3-4 छोटे होल्स यहाँ करके वहां से सर्जरी करके और एक इतना 9 से 10 सेंटीमीटर का कट नीचे प्यूबिक बोन के ऊपर बिलो द बेल्ट, जो एरिया अंडरवेयर से हिडन है, वहां पे हम 9-10 सेंटीमीटर का कट करके वहां से लिवर निकाल लेते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि बड़ा कट नहीं आता है और कट छोटा होने की वजह से दर्द कम होता है, रिकवरी फास्टर होती है, एंड द बिग थिंग इज देयर इज नो मसल कटिंग हियर। यहाँ तो मसल्स कट होते हैं ऑल्दो हील हो जाते हैं। सो 75 to 80% ऑफ आवर लिवर डोनर्स आजकल रोबोटिक सर्जरी ही प्रेफर करते हैं। अब थोड़ा सा उसका कॉस्ट है तो बाकी के 20% फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं कराते हैं, बट मोस्ट डोनर्स वांट दैट क्योंकि बिग स्कार इज अवॉइडेड एंड रिकवरी इज फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल। सो मतलब we are one of the 5-6 centers in the world that do the maximum robotic donor surgery. Okay. लिवर ट्रांसप्लांट का जो रेसिपिएंट है, जो पेशेंट है, वो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट, वो क्या नहीं कर सकते? देखिए, इमीडिएट पोस्ट ट्रांसप्लांट फर्स्ट 2-3 मंथ्स दे हैव टू टेक इट इजी क्योंकि थोड़ा सा इन्फेक्शन का रिस्क होता है, थोड़ा उनकी शरीर की रिकवरी होती है क्योंकि बड़े दिन से उनको लिवर फेलियर चल रहा है, उनके मसल की, प्रोटीन की, बॉडी की सब रिकवरी होती है। बट आई वुड से 3 months आफ्टर ट्रांसप्लांट दे आर लाइक नॉर्मल पीपल, अपना सोसाइटी में जाके काम करें, खेलें कूदें, जो भी करना है करें। ये इन्फेक्शन रिस्क एक तरह का हवा बना हुआ है, लेकिन ये रियल लाइफ में इतना मैटर नहीं करता है पेशेंट्स को। चलिए, चलते चलते डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2-3 ऐसे सवाल पूछ लेती हूँ जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट लिवर के लिए खराब होते हैं, व्हाट डू यू से? देखिए, ऐसा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन जनरल अगर वेल रिसर्च्ड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जिनकी ट्रायल्स हुई हैं उनसे लिए जाएं, बहुत सारे हैं, मैं एक कंपनी को रिकमेंड नहीं करूंगा, लिवर के लिए खराब नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट इट्स अ वे एक्सट्रैक्ट, राइट, तो कि मिल्क आइसोलेट होता है बेसिकली, राइट, और वो प्लांट बेस्ड भी होते हैं, तो प्लांट बेस्ड भी होते हैं और वे बेस्ड होते हैं। तो दे आर प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स और उनका आप अच्छी तरह से उनकी जो कंपनी है और उनकी जो पीछे जो शीट होती है जो यूजर के लिए होती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे होते हैं और उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करें गूगल पे कि उनकी कितनी रिसर्च हुई है, उनके अंदर ट्रेस मेटल्स कितने हैं, लेड कितना है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो है कि नहीं, तो थोड़ा प्रोटीन पाउडर पे रिसर्च करना जरूरी है। बट इफ यू टेक द टॉप 5-7 कंपनीज ऑफ वे प्रोटीन या ऑर्गेनिक प्रोटीन जो होती है, एनिमल वेजिटेबल प्रोटीन, तो दे आर नॉट हार्मफुल फॉर द लिवर। And you must exercise if you are having protein? So, in general, everybody should have about 1.5 grams per kilogram of protein a day. Healthy young adults, right? Okay. But if you're into bodybuilding and muscle building and sports, and if you're an athlete, depending on your level, you could go up from 2 to 2.5 grams per kilogram of body weight. Okay. लिवर डिटॉक्स के नाम पर बहुत सारी चीजें मार्केट में हैं, डिटॉक्स करती हैं क्या? ओके, बहुत सारी सिंपल आंसर नो। बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, अश्वगंधा लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है, आप क्या कहते हैं सर? देखिए, मेरा जो एटीट्यूड है वो ये है कि आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन जी, सो आई एम वेरी विलिंग टू टेक इन द गुड थिंग्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जी। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि हर्बल मेडिसिन आर बैड, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर बैड और होम्योपैथिक मेडिसिन डोंट वर्क, ऐसा बिल्कुल भी ना मैं कहता हूं ना मैं बिलीव करता हूं। लेकिन ये सच है कि a lot of the herbal and ayurvedic medicines have not been researched into as much as allopathic medicines. उनकी इतनी ट्रायल्स नहीं हुई होती हैं, तो साइंटिफिक एविडेंस जो अवेलेबल है हमारे पास आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन के लिए वो कम है, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि आप किससे ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, किस ब्रांड की ले रहे हैं, आप लोकल घर में मिलाई हुई ले रहे हैं या एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की ले रहे हैं, तो आई थिंक ये देखना होता है। और डोजिंग इज इम्पोर्टेंट। और आपको रिकमेंडेड है नहीं है? आपको देखिए, अब ऐसा है कि गिलोय जूस, लॉट ऑफ पीपल स्वेयर बाय इट, राइट, कोविड में कितना यूज हुआ, पर आपको पता है कि मैंने गिलोय इंड्यूस्ड लिवर फेलियर के कम से कम 20 पेशेंट्स को ट्रीट किया कोविड टाइम में जी, और उनमें से
मतलब कहना नहीं चाहिए, कुछ पेशेंट्स की डेथ हुई और कुछ पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ा। जरूरत इतना गिलोय के नाम पर कुछ तो वो गिलोय पे गिलोय लेते गए, क्योंकि उनको लग रहा कि मतलब बताया गया मार्केट में, सेल्स पिच होती है कि भाई कोविड डिजीज से बचेंगे गिलोय जूस ज्यादा पीने से। तो आई हैव पर्सनली सीन एंड लॉट ऑफ द लिवर एक्सपर्ट्स हैव द सेम एक्सपीरियंस कि उन्होंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनका लिवर फेलियर हुआ, कुछ उनको ट्रांसप्लांट भी करना पड़ा। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से, इवन नॉन कोविड नॉन गिलोय रिलेटेड कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों से लिवर फेलियर और भी हमने देखा है। तो ये नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाई की गलती है, बट यू नो अगर आपने एक्सेसिव लिया है और काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड मार्केट से लिया है और उसका कोई आगे पीछे उसका ओरिजिन क्या है पता नहीं है, उसकी सोर्स क्या है, उसकी डोजिंग क्या होनी चाहिए आपने किसी से पूछा नहीं है, खुद आपने पढ़ के एक्स्ट्रा डोज ले लिया है, तो फिर हार्म तो करेगा। इंटरनेट पे देख लिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने बता दिया, हम नहीं बताते, हम इसीलिए डॉक्टर्स के साथ आपको सलाह देने की कोशिश करते हैं। सही जो एडवाइस आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में या नेचुरल मेडिसिन के बारे में मैं नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। राइट। आखिरी में सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी शराब बुरी नहीं होती? सो लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन में दे हैव वाइन, राइट, एंड in France they have wine and they have the healthiest hearts. जैसे हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च कोट करते हैं, ऐसे लोग वेस्ट का एग्जांपल कोट करते हैं। वो सब कहते हैं कि जो थोड़ा सा वाइन लेना मतलब आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। So it's correct that alcohol is a vasodilator. तो उससे क्या होता है कि वेसल्स थोड़ी डायलेट होती हैं, ब्लॉकेज नहीं होती है। लेकिन I would still say that that's not the best way of keeping your heart healthy. Okay? दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ा अल्कोहल अगर सेवन करेंगे, 1 to 2, let's say 2 to 3 wine glasses a week or equivalent, like hard liquor है तो और कम, हाँ, तो उससे हार्म नहीं होता है। लेकिन I am not one of those guys who subscribes to the benefit of alcohol. मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने हार्ट डिजीज से बचने के लिए आप 2 वाइन जरूर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर आप मेडिटेरेनियन पॉपुलेशन को देखते हैं और वो वाइन लेते हैं, पर आप उनकी बाकी जो अच्छी चीजें हैं वो लेते हैं साथ में वाइन के, वो तो नहीं देख रहे हैं। उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी नहीं देख रहे हैं। कितना वॉक करते हैं, कितना कम खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं। भारतीय स्वभाव से आलसी माने जाते हैं और यही वजह है कि आज हमें लिवर पर पॉडकास्ट के जरिए आपको ये बताना पड़ रहा है कि फैटी लिवर आपकी हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही हो रहा है और इसीलिए सरकार को गाइडलाइंस बनानी पड़ रही हैं। इसीलिए डॉक्टर सोइन के पास लिवर ट्रांसप्लांट के इतने सारे मरीज आ रहे हैं। ये संख्या अगर आपको घटानी है, डॉक्टर साहब आपका बिजनेस थोड़ा सा हैम्पर हो सकता है, लोग इसे सुन ले और फॉलो कर लें तो आपके पास पेशेंट्स काफी कम हो जाए। नहीं, मुझे यही उम्मीद है कि आज से 10 साल बाद लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े और लिवर डिजीज का जो इंसिडेंस है वो कम से कम हो। मुझे जो पैशन है वो ट्रांसप्लांट का है, पर वो पैशन इसलिए है क्योंकि लोगों को ठीक करना है। पर अगर लोगों की तबीयत खराब ही ना हो, उनको लिवर डिजीज हो ही ना, तो वो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर साहब के पास काम की कोई कमी नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल में मरीजों की कोई कमी नहीं है। आप खुद को अस्पताल आने से बचाएं, इसके लिए हमने एक और पॉडकास्ट के जरिए आज आपको लिवर हेल्थ पर जानकारी दी है। आपके और सवाल हों, आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, हम एक्सपर्ट्स के जरिए उनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच पूजा। बहुत सारी क्लैरिटी आज लोगों को दी है। होपफुली कुछ लिवर डिजीज कम होगी। आई होप सो। थैंक यू।